एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में नोट करें, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर the refraction of light caused by the refraction of light caused by Earth's atmosphere, ब्रैकेट में लिखिए, having air layers of varying optical densities, having air layers of varying optical densities, having air layers of varying optical densities, bracket close, is called atmospheric refraction, is called atmospheric refraction. Next point, some of the optical phenomena in nature which occur due to atmospheric refraction of light, which occur due to atmospheric refraction of light are, फर्स्ट है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब देखिएगा इसमें क्या है। देखो, हमने ना रिफ्रैक्शन में एक चीज देखी थी कि रिफ्रैक्शन में ऐसा होता है कि कोई भी अगर लाइट रे है, कोई भी लाइट रे अगर अलग अलग लेयर से पास करेगी, एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर से पास करेगी, जैसे हमने ये देखा था कि ये एक मान लीजिए, चलिए इधर ये हमारा एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये है एयर, ये ग्लास स्लैब है। अभी लाइट रे मैंने यहाँ पर ऐसे इस पर इंसिडेंट कराई, तो ये जाना तो चाहिए था इसको सीधा, लेकिन ये लाइट रे सीधी ना जाकर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ थोड़ी झुक जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब मीडियम चेंज होता है, जब कोई भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि जैसे मान लीजिए हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या है, देखो जरा,
The refraction of light caused by Earth's atmosphere having air layers of varying optical densities is called atmospheric refraction. इसी तरीके से क्या होगा, ये जो लाइट है ना, लाइट का रिफ्रैक्शन होता है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। अब लाइट का रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है, वो ऐसे होगा कि जैसे मान लीजिए ऊपर सनलाइट है, तो सन से जो लाइट आती है, वो सन से लाइट जब आती है तो आप ये देखिएगा कि वो एटमॉस्फेयर की अलग 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 लेयर्स से होती हुई आती है। अब आप ये कहेंगे एटमॉस्फेयर तो हमारे आसपास का जितना भी सराउंडिंग है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि एटमॉस्फेयर कहाँ तक है, एटमॉस्फेयर पूरे के पूरे यूनिवर्स में है ना। उस एटमॉस्फेयर की अलग 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 लेयर्स होती हैं, वो आपने पढ़ा होगा, आयनोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, आयनोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, जियोस्फियर, ऐसी बहुत बहुत लेयर्स होती हैं कि जब हम, हाँ, ओजोन लेयर तो बिल्कुल टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर हो गई, है ना। हम ये कहेंगे कि जब भी कभी अगर सनलाइट नीचे आती है, आसमान से नीचे जमीन की तरफ आती है, तो कहीं पर उसको डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे। तो डस्ट पार्टिकल्स क्या कर देंगे, डस्ट पार्टिकल्स जो है वो रेयर मीडियम बनाते हैं। रेयर मीडियम मतलब वो खुला खुला होता है। कहीं पर उसको मिक्सचर ऑफ गैसेस मिलेगा, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बिल्कुल अलग तरीके का होगा। मतलब अलग अलग तरीके के मीडियम मेरे को मिलेंगे। कहीं बादल होंगे, बादल है तो वो वाटर है, वाटर है तो फिर वो लिक्विड मीडियम हो गया, ठीक है। तो जब लाइट रे, जब सन की रेज वो नीचे आती है ना, अर्थ तक आती है, तो उसको मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लेयर्स को क्रॉस करके आना पड़ता है। तो जब वो इतनी अलग अलग लेयर्स को क्रॉस करके आती है, तो हर लेयर की जो डेंसिटी है वो अलग होती है, कोई लेयर रेयरर होगी, कोई लेयर डेंसर होगी। तो इस वजह से एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता ही होता है। ये सबको समझ में आ गया, ये बताइए, यस सर। ठीक है। बाकी बच्चे बताएं बेटा, गरिमा, इशिता, क्षितिज, न्यासा, यस सर। क्लियर है? पालकी, विदिशा, यस। यस सर। चलिए ठीक है। आदित्य और अक्षत आपको भी क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। अब ओके ओके ओके, फिर अगला देखते हैं हम, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का मतलब क्या है कि ये जो स्टार्स हैं, ये हमको टिमटिमाते हुए, चमचमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, है ना। देखिए हम सिटी में रहते हैं, सिटी में तो स्टार्स वैसे भी बहुत कम दिखाई देते हैं पॉल्यूशन की वजह से। लेकिन हम अगर कंट्री साइड में थोड़ा विलेजेस की तरफ जाएंगे तो वहां पर पॉल्यूशन उतना नहीं है, तो वहां पर स्टार्स को हम देख सकते हैं। तो क्या होता है कि स्टार्स का भी वही है कि जो स्टार्स हैं, स्टार्स से लाइट आती है, तो वो जो लाइट है वो अलग 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 एटमॉस्फेयर की लेयर से होती हुई आएगी। तो कहीं पर लाइट रे बैंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, कहीं नॉर्मल से दूर चली जाएगी, कहीं नॉर्मल की तरफ, कहीं नॉर्मल से दूर। तो लाइट रे जब सीधी ना आकर, जब लाइट रे ऐसे 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 जिगजैग पाथ फॉलो करके आएगी, तो हम क्या बोलेंगे कि लाइट रे हमको सीधी सीधी ना आती हुई दिखाई देकर वो टिमटिमाती हुई दिखाई देती है, ठीक है। वो हम अगर देखना चाहें तो जो तुम फ्लैशलाइट वाला गेम खेल रहे थे ना, वो वही वाला गेम है। एक मिनट रुकिए। ये जैसे फ्लैशलाइट है, सीधी ना आकर अगर ये ऐसे 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 हिलने लगेगी तो क्या होगा, आपको वो टिमटिमाती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो ये वही चीज है। आप ऐसे देखिएगा, मैं इसका एक छोटा सा डायग्राम भी बनाऊंगा, पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी देंगे, देखिएगा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में लिखें, when the light coming from a star enter the earth's atmosphere, when the light coming from a star enters the earth's atmosphere,
enters the Earth's atmosphere, it undergoes refraction due to the varying optical densities it undergoes refraction due to the varying optical densities of air due to the varying optical densities due to the varying optical densities of air at various altitudes. At various altitudes. Next point. The continuously changing atmosphere the continuously changing atmosphere refracts the light from the stars the continuously changing atmosphere refracts the light from the stars by different amounts. Refracts the light from the stars by different amounts from one moment to the next. From one moment to the next. From one moment to the next. Full stop. When the atmosphere refracts more starlight towards it. अब ये जो अगला पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है. When the atmosphere refracts more starlight when the atmosphere refracts more starlight towards us the star appears to be bright and when the atmosphere refracts less starlight
and when the atmosphere refracts less starlight then the star appears to be dim. Then the star appears to be dim. Full stop. In this way, the starlight reaching our eyes in this way, the starlight reaching our eye increases and decreases continuously increases and decreases continuously due to atmospheric refraction due to atmospheric refraction and the star appears to twinkle at night and the star appears to twinkle at night. ठीक है, एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके की लेयर्स होती हैं। ठीक है, कहीं पर एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस होता है, कहीं पर एटमॉस्फेयर में बहुत पानी होता है, कहीं पर एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कहीं पर गैसेस होती हैं। तो हर लेवल पर जब स्टार्स कहाँ हैं, ये स्टार्स यहाँ से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर हैं। जब वहां से लाइट अर्थ तक पहुंचती है तो वो अलग अलग एटमॉस्फेयर की लेयर से होती हुई आती है। अलग अलग एटमॉस्फेयर की लेयर से जब वो होती हुई आती है तो अलग अलग लेवल का अलग अलग लेवल का रिफ्रैक्शन होता है। तो एटमॉस्फेयर में होने वाला रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और उस रिफ्रैक्शन की वजह से कहीं पर ज्यादा बेंडिंग होती है, कहीं पर कम बेंडिंग होती है। तो ये देखिएगा, व्हेन द एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्ट्स मोर स्टारलाइट टुवर्ड्स अस, जब एटमॉस्फेयर हमारी तरफ ज्यादा स्टारलाइट को रिफ्रैक्ट करता है, द स्टार अपीयर्स टू बी ब्राइट, तो स्टार हमको ज्यादा तेजी से चमकता हुआ दिखाई देता है। एंड व्हेन द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट्स लेस स्टारलाइट्स देन द स्टार अपीयर्स टू बी डिम। जब एटमॉस्फेयर लेस स्टारलाइट को रिफ्रैक्ट करता है तो स्टार कैसा लगता है, डिम। ठीक है, तो कभी ब्राइट कभी डिम, कभी ब्राइट कभी डिम। इन दिस वे द स्टारलाइट रीचिंग अवर आई इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली। Increases and decreases continuously due to atmospheric refraction and the star appears to twinkle at night and the star appears to twinkle at night। ठीक है बेटा, सभी को क्लियर है कि नहीं बताइए? यस सर। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसका एग्जांपल है द स्टार्स सीम हायर देन दे एक्चुअली आर।
नेक्स्ट आप लिखें the stars seem higher than they actually are. जो स्टार्स हैं वो जितनी उनकी ऊंचाई होती है ना, जितने वो हाई होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो उससे ज्यादा हाई हमको नजर आते हैं। इसका क्या रीजन है, जरा नोट करें। फर्स्ट पॉइंट है, लाइट फ्रॉम अ स्टार इज रिफ्रैक्टेड light from a star is refracted or bent. Light from a star is refracted or bent as it leaves space. As it leaves space. ये मैं ऊपर लिख रहा हूं बेटा इस तरफ, as it leaves space. As it leaves space and enters the Earth's atmosphere. Next point, air higher up in the sky is rarer. Air higher up in the sky is rarer but that nearer the Earth's surface, but that nearer the Earth's surface is denser, but that nearer the Earth's surface is denser. So as the light from a star comes down, but that nearer the Earth's surface is denser. So as the light from a star comes down, so as the light from a star comes down, the dense air bends the light more
The dense air bends the light more. Full stop. Due to this refraction of star's light, due to this refraction of star's light, the star appears to be at a higher position. The star appears to be at a higher position. The star appears to be at a higher position. एक डायग्राम बनाऊंगा, इसका डायग्राम बनाइए सभी बच्चे, और फिर ये समझाता हूँ क्या चीज है। कितना करिए नोट, ठीक है। देखिए द स्टार्स सीम हायर देन दे एक्चुअली आर। तो
जितने स्टार्स जो हैं, जितना स्टार्स जो हैं वो जितने हाई होते हैं ना एटमॉस्फेयर में, स्काई में, वो जितनी ऊंचाई पर होते हैं, एक्चुअली जो है वो उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर हमको नजर आते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? और ये पता कैसे चला? ये पता ऐसे चला, एस्ट्रोनॉट्स का काम ही ये होता है, जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनका काम ये होता है स्टार्स को स्टडी करना, सन को स्टडी करना, सन की प्रॉपर्टी, मून की प्रॉपर्टी, जितने भी सैटेलाइट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, ये काम होता है एस्ट्रोनॉट्स का। एस्ट्रोनॉट्स ने क्या करना शुरू करा? एस्ट्रोनॉट ने अंदाजा लगाया कि टेलीस्कोप से देखा स्टार को तो स्टार बहुत ऊंचा नजर आया, बहुत ऊंचा देखते रहे, तो उन्होंने फिर अंदाजा लगाया कि जब हम किसी भी फार अवे ऑब्जेक्ट की जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं ना, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोई जो वो होता है स्केल वगैरह वो तो नहीं लेंगे ना, मीटर स्केल। मीटर स्केल लेकर आसमान में कौन लटकेगा? हम्म, या करना है कुछ ऐसा? नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो आप ये देखिएगा कि पॉसिबल नहीं है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स फार अवे हैं ये स्टार्स हमसे, हमारी अर्थ से। तो आप ये देखो कि उसके लिए क्या करा जाता है? उसके लिए ये करा जाता है कि वेव्स भेज छोड़ दी जाती हैं एटमॉस्फेयर में, वेव्स। तो वेव की स्पीड हमको पता है क्या हुआ? वेव्स की स्पीड हमको पता है, तो वेव की स्पीड मेरे को मालूम है, तो मैं ये जानता हूँ कि कितनी स्पीड पर मैंने वेव को छोड़ा है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और मैंने वेव को प्रोजेक्ट कर दिया किस तरफ? मतलब वेव को हवा में मैंने फेंक दिया, प्रोजेक्ट करना मतलब फेंक दिया। फेंक दिया किस तरफ? स्टार की तरफ। ठीक है, और वेव को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करा दी, इतनी एनर्जी प्रोवाइड करा दी कि वो स्टार तक पहुंच जाए। ठीक है, तो क्या होता है कि जब वो स्टार तक पहुंचता है, कोई भी जब हम वेव्स को भेजेंगे, तो वेव्स जब स्टार तक पहुंचती हैं तो स्टार पर टकराती हैं, टकरा के वापस आती हैं। इट इज जस्ट लाइक इको। हम जो बोलते हैं ना मुंह से, वो क्या है? साउंड वेव है। तो साउंड वेव जैसे हमने बोला, किसी खुले हॉल में हमने बोला, तो हॉल की दीवार पर टकराई। हाँ हाँ हाँ, तो जैसे हमने बोला, कुछ भी जोर से चिल्लाया, तो साउंड की एको सुनाई देती है हमको, वो आवाज गूंजती है और वापस हमारे कानों में आती है टकरा कर। इसी तरीके से जो इंफ्रारेड रेज हैं या कोई आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो वेव्स को एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है, वो टकराती हैं जाकर स्टार्स से, और स्टार्स से टकराने के बाद वो वापस आ जाती हैं। ठीक, तो ऐसा अंदाजा लगाया साइंटिस्ट ने और एस्ट्रोनॉट ने कि वेव्स को छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर में, कहाँ? स्टार की डायरेक्शन में। वो जाएगी, उसकी वेलोसिटी तो मुझे पता है, वो जाएगी, टकराएगी, वापस आएगी। तो मैं ये देख लूंगा कि वो कितने टाइम में टकरा कर वापस आई है। वेलोसिटी मैं जानता हूँ, टाइम मेरे को पता चल जाएगा। जब मेरे को टाइम पता चल गया, वेलोसिटी पता चल गया, तो डिस्टेंस भी पता चल जाएगा। अरे सबने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आइडिया है ना? इससे हम स्टार अर्थ से कितनी दूर है वो निकाल लेंगे। चलिए जी, एस्ट्रोनॉट्स की टीम तैयार हुई। उन्होंने क्या करा? उन्होंने वेव्स को एटमॉस्फेयर में प्रोजेक्ट कर दिया, फेंक दिया। कहाँ पर? किस डायरेक्शन में? स्टार की तरफ फेंक दिया। तो भाई वो वापस ही नहीं आई वेव, वो वापस ही नहीं आई। ये कहने लगे यार, निशाना तो बिल्कुल ठीक लगाया था। निशाना मतलब ऐसा नहीं है कि वेव को लिया और ऐसे फेंक दिया, समझ रहे हैं? तो उसकी डिवाइस होती है प्रॉपर। तो ये काम जो है, ये स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारे यहाँ इसरो है, अमेरिका में नासा है, ये लोग करते हैं। उन्होंने कहा लगता है कुछ गड़बड़ हो गई हमसे, है ना? कुछ कैलकुलेशन एरर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेट्स गिव इट अ सेकंड ट्राई। गिव इट अ सेकंड ट्रायल उन्होंने दिया। फिर से उन्होंने फेंका, तो फिर से वापस ही नहीं आई। इन्होंने कहा यार, इस काम को जब मैं लेबोरेटरी में करके देखता हूँ कि मैंने वेव को फेंका, वेव वॉल पर टकराती है, टकरा के वापस आ जाती है, तो जैसे ही जिस डिवाइस से हमने फेंका वो टकरा कर वापस उस डिवाइस में आई, तो हमने वो टाइम नोट कर लिया। तो हमने देखा वेलोसिटी हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो हम निकाल सकते हैं। यार ये क्या गड़बड़ हो रही है? फिर जब ज्यादा ही कई साल बीत गए, उन्होंने कहा छोड़ो, हमें नहीं करना है ना, बेकार का काम है। सारे रिसर्चेज हमारे फ्लॉप होते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो फिर उन्होंने कहा यार अब क्या करें? तो फिर उन्होंने सोचा कि चलिए भाई, इसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, मतलब इसको छोड़ देते हैं, नहीं करते इस काम को। फिर कुछ टाइम बाद, 8 साल, 10 साल, 20 साल बाद, फिर से लगा कि नहीं भाई, एक हमारा प्रोजेक्ट अधूरा था, उसको पूरा करना है। तो ये सोचा गया कि चलिए भाई, जैसे मिशन मंगल में आपने देखा सैटेलाइट भेजी गई, कहाँ पर? चांद के लिए भेजी गई थी। कहाँ के लिए भेजी?
अच्छा मार्स पर भेजी गई, हाँ मंगल मार्स ठीक है, वो भेजा गया था। इसका मतलब फिल्में बहुत देखते हो। फिल्मों में अगर कुछ भी हो जाए तो फिल्मों में तो दोनों एकदम साथ साथ। हाँ सही है। पढ़ाई की चीजें याद नहीं रहती, नहीं मार्स पे भेजा था। चलो, तो फिर क्या होता है कि इन्होंने जो भी हुआ कि भाई हमको मून तक जाना है। मून तक जाना है तो कुछ ऐसे एस्ट्रोनॉट्स थे स्पेसशिप में। उन्होंने कहा स्टार तो ये रहा। उन्होंने कहा स्टार इतने नीचे कैसे नजर आ रहा है, स्टार तो ऊपर नजर आता था हमको। तब दिमाग में ये बात आई, अरे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो स्टार है, स्टार की एक्चुअल पोजीशन तो ये है, स्टार से जो लाइट आ रही है वो ऊपर हायर अप इन द स्काई, हायर अप इन द स्काई क्या होता है, बिल्कुल खुला खुला एटमॉस्फेयर, कोई डस्ट पार्टिकल नहीं, कोई रेन ड्रॉप्स नहीं, कोई पॉल्यूटेंट्स नहीं, कुछ नहीं। ठीक, तो वो क्या होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरर एटमॉस्फेयर, बिल्कुल खुला एटमॉस्फेयर। तो जब रेयरर मीडियम में लाइट रेज होती हैं, वो धीरे 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 अर्थ की तरफ आती है लाइट रेज, तो अर्थ पे तो डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, कहीं कहीं बीच में क्लाउड भी मिलते हैं, तो यानी कि वाटर भी है, हार्मफुल गैसेस भी हैं, प्लांट्स भी हैं, ट्रीज भी हैं। उन सबसे टकराती हुई जब वो आती है तो यानी कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है लाइट। तो लाइट जो है वो बेंड होती चली जाती है, और लाइट जब बेंड होती है तो उसकी बेंडिंग की वजह से स्टार की एक इमेज ऊपर की तरफ बन जाती है। ठीक है, तो जो हम देखते हैं ना आसमान में, ये चीज याद रखना, सभी बच्चों को बता रहा हूँ, याद रखिएगा। आज आप लोगों को ये चीज पता चलेगी, 10th क्लास में आए हैं, कि जो हम आसमान में तारे देखते हैं ना, वो तारे नहीं होते, हम तारों की इमेज देखते हैं, है ना, असली तारे नहीं दिखाई देते। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अगर एटमॉस्फेयर से हार्मफुल गैसेस, पॉइजनस गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, ये सारी चीज अगर एटमॉस्फेयर से गायब हो जाएं, तो हम एक्चुअली स्टार कहाँ पर है हम उसको देख पाएंगे, और बिल्कुल क्लियर स्टार को देख पाएंगे। लेकिन लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि अगर अर्थ का आपने एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लीन कर दिया, सारी गैसेस रिमूव कर दी, तो इंसान 1-2 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता। हमें सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, और भी बहुत सारी गैसेस हैं जिन पर न जाने कितने कंट्रीज, न जाने कितने साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, कि वो सारे के सारी जो गैसेस हैं, सिर्फ ऑक्सीजन नेसेसरी नहीं है हमारे लिए, और भी गैसेस नेसेसरी हैं, उन पर भी रिसर्च चल रहा है। तो ये जो गैसेस हैं, अगर ये एटमॉस्फेयर से रिमूव कर दी हमने सिर्फ ये स्टार्स वाला एक्सपेरिमेंट देखने के लिए, तो इंसान ही मर जाएगा। तो कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट इज दिस, कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से अलग अलग लेयर से होती हुई जब लाइट रेज आती हैं स्टार्स से अर्थ पर, तो वो बैंड 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 होती चली जाती है। ठीक है, और जब वो बैंड होती चली जाती हैं तो उनकी जो इमेज है, उनकी इमेज वो हमें हायर हायर अप इन द स्काई, मतलब स्काई में थोड़ा ऊंचाई पर दिखाई देती है। आप कहेंगे जी इमेज कैसे दिखती है फिर उसकी, कोई आपने एटमॉस्फेयर में लेंस लगा रखा है, शीशा लगा रखा है, इमेज कैसे दिख जाती है। तो हम ये कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स होती हैं, तो वहाँ बीच में वाटर ड्रॉपलेट्स भी होती हैं। वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, उन वाटर ड्रॉपलेट्स की एक पूरी की पूरी फिल्म लेंस की तरह एक्ट करती है, और फिर जो हमारा जो स्टार है वो स्टार हमें हायर अप इन द स्काई दिखाई देता है। तो आप कहेंगे कि ये सारे स्टार हायर अप इन द स्काई दिखाई देते हैं, यस दिखाई देते हैं। रीजन क्या है सुनिए, सब सारे स्टार मतलब सारे स्टार। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि स्टार्स दिखते कब हैं, रात के टाइम पर, और रात के टाइम पर हमेशा एक एटमॉस्फेयर में ठंडी 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 ड्रॉप्स होती हैं पानी की, हमेशा। ये रिकॉर्ड है कि कहीं भी किसी भी कंट्री में जहां पर भी रात है, रात में तारे दिखाई देते हैं, दिन में नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखाई देते, दिन में इस वजह से दिखाई नहीं देते क्योंकि दिन में रिफ्रैक्शन ही नहीं होता। जब रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो वो दिखाई नहीं देंगे। आप कहोगे रिफ्रैक्शन की वजह से ही दिखते हैं, जी हाँ, रिफ्रैक्शन की वजह से ही दिखाई देते हैं, है ना। रिफ्रैक्शन की वजह से ही दिखाई देते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि रिफ्रैक्शन तो होगा ही होगा, क्योंकि जब स्टार से और लाइट रेज अर्थ तक पहुंचेंगी तो अलग अलग लेयर से होकर गुजरेंगी, तो रिफ्रैक्शन को तो हम रोक नहीं सकते। यार ये ना परेशान कर दिया आज इन्होंने। हाँ प्रणव, फॉर्चून में तुम लाइट भगवाते हो, यहाँ भी भगवा दी। फॉर्चून है मिस फॉर्चून।